आधी रात का वक्त था। एक ट्रेन पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी ट्रेन की एक बोगी में एक पैसेंजर झपकी ले रहा था। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि डिब्बे में कोई भी नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि बाकी लोग कहाँ चले गए। तभी उसको याद आता है कि उसका स्टेशन तो पीछे ही छूट चुका है। ये सोचकर वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है ताकि अगले स्टेशन पर उतर सके। लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो देखता है कि आखिर मेरा पैर फिसला क्यों, और जब वो फर्श पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था। पूरी बोगी खून से सनी हुई थी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए पास के एक पाइप का सहारा लेकर उठने की कोशिश करता है। तभी अगली बोगी की तरफ किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा डरते हुए आगे बढ़ता है और बोगी के शीशे से झांक कर देखता है, और जो नजारा वो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। अंदर एक लंबा चौड़ा आदमी जो सूट बूट में था, एक कसाई की तरह इंसानी शरीर के टुकड़े कर रहा था। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसके शरीर में सिरन दौड़ जाती है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। उसी रात की शुरुआत में न्यूयॉर्क की एक हलचल भरी रात थी। लियोन नाम का एक फोटोग्राफर शहर की गलियों में घूम रहा था। अपने कैमरे से कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने की तलाश कर रहा था। उसे शहर की रातों को कैप्चर करना बहुत पसंद है। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाता है। वहीं पर उसकी नजर 3 लड़कों पर भी पड़ती है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लियोन ने बिना देर के उनको टोका। उनमें से एक लड़का उसको धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करके बता देता है कि उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब कैमरे की तरफ देखते ही वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की राहत की सांस लेती है और लियोन को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो ट्रेन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे वो चढ़ने वाली होती है ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स बंद होने लगते हैं। तभी एक सूट बूट पहना आदमी तेजी से आता है और अपना हाथ दरवाजे में अड़ा देता है, जिससे दरवाजा फिर से खुल जाता है। लड़की एक पल के लिए रुककर लियोन की तरफ मुस्कुरा कर दी और लियोन उसी पल को कैमरे में कैद कर लेता है। फिर वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर वो सूट बूट वाला आदमी भी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उस डिब्बे में बस वही 2 लोग थे। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती और तेजी से अंडरग्राउंड टनल में दाखिल हो जाती। कुछ दूर जाकर टनल 2 हिस्सों में बंट जाती है। बाईं ओर जाने वाले रास्ते पर सब ठीक था, लेकिन दाएं तरफ जाने वाली टनल पर एक रेड लाइट लगी थी और वहाँ पर साफ साफ लिखा था नो एंट्री। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रेन बिना रुके उसी नो एंट्री टनल में घुस जाती है। अब जैसे ट्रेन उस टनल में जाती है, सूट बूट वाला आदमी अचानक उठ खड़ा होता है और चुपचाप उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक भारी लोहे का हथौड़ा था। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने पूरी ताकत से हथौड़े से उसके सर पर हमला कर दिया। सर पर इतनी जोर से वार किया गया था कि वहीं पर उसकी जान चली जाती है। अगली सुबह लियोन एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में उसकी गर्लफ्रेंड माया काम करती थी। इन दिनों लियोन की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए माया लियोन की गर्लफ्रेंड वेट्रेस की नौकरी करके घर का खर्च उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से लियोन की नजर रेस्टोरेंट में रखे एक पेपर पर पड़ती। उसमें एक लड़की जिसका नाम एरिका था, उसके अचानक गायब हो जाने की खबर छपी थी। जैसे ही लियोन फोटो देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसे पिछली रात स्टेशन पर उसने 3 लड़कों से बचाया था। उसे तुरंत शक हुआ कि शायद इस लड़की के गायब होने के पीछे उन्हीं बदमाश लड़कों का हाथ हो सकता है। इसलिए बिना वक्त गवाए वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और डिटेक्टिव हेडली को अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाते हुए पूरी बात बताता है। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही निकल आती है। डिटेक्टिव हेडली उल्टा लियोन पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि गायब हुई लड़की एक मॉडल है और हो सकता है कि लियोन ने पैसों के लालच में ये सब किया। उसने ये भी कहा कि अखबार वाले ऐसी तस्वीरों के बदले अच्छे पैसे देते हैं। लियोन को ये सुनकर काफी गुस्सा आया। उसे लगने लगा कि शायद पुलिस इस केस को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है या फिर किसी सच्चाई को छिपा रही है। वो चिढ़कर वहाँ से चला गया। उसी रात एक बार फिर से मिडनाइट ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। ट्रेन हमेशा की तरह तेज रफ्तार से अंडरग्राउंड टनल की तरफ बढ़ रही थी। इस बार उस ट्रेन में एक कपल अपने दोस्त के साथ सफर कर रहा था। तीनों आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वही सूट बूट पहना हथियारबंद आदमी अचानक से उनके पास आता है और फिर उसी भारी हथौड़े से एक एक करके तीनों को बेरहमी से मार डालता है। उधर उसी समय लियोन भी फोटोग्राफी करते करते रेलवे स्टेशन के बाहर आ पहुंचा था। वो एक बेंच पर बैठा किसी दिलचस्प मोमेंट की तलाश में कैमरा लेकर इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर स्टेशन के बाहर निकलते एक शख्स पर पड़ती है। वही सूट बूट वाला आदमी जो पहले भी ट्रेन में दिखाई दिया था। उस शख्स की चाल ढाल और शक्ल और सूरत कुछ अलग ही थी, जिसने लियोन का ध्यान खींचा। लियोन ने धीरे से उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर वो आदमी अचानक रुक गया। उसे शायद एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
लियोन ने तुरंत अपना कैमरा छिपाया और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वो बस वहां से गुजर रहा हो। लेकिन जैसे ही लियोन उस शख्स के पास पहुंचा, उसने लियोन का कॉलर पकड़ लिया। लियोन बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि उस आदमी ने एक अजीब सी स्टार शेप्ड अंगूठी पहन रखी। लियोन ने उससे माफी मांगी और कहा कि वो बस एक तस्वीर लेना चाहता था। उस आदमी ने उसको घूरा, फिर कॉलर छोड़ दिया और पास ही के एक होटल में चला गया। रात को लियोन जब घर लौटा तो अपनी लैब में जाकर फोटोज डेवलप करने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर गई। वही लड़की एरिका ट्रेन में चढ़ने वाली थी और वो सूट बूट वाला आदमी उसके लिए दरवाजा रोक रहा था। उस फोटो में उस आदमी का हाथ साफ दिख रहा था और उसके हाथ में वही स्टार शेप वाली अंगूठी थी। लियोन को अब यकीन होने लगा था कि उस लड़की के गायब होने में जरूर उसी आदमी का हाथ है। इसके बाद लियोन ने उस आदमी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो शख्स होटल से निकलकर सीधा एक मीट फैक्ट्री गया है। वो वहीं पर काम करता था। दिन भर का काम खत्म करके वो रात में रेलवे स्टेशन पहुंचा और करीब 2 बजे की मिडनाइट ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ट्रेन आई वो उसके अंदर चढ़ गया। लियोन भी उसके पीछे ट्रेन में चढ़ना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिस अफसर ने उसको रोक लिया और उसका कैमरा चेक करने लगा। इसी बीच ट्रेन निकल गई। अब ट्रेन की उस बोगी में बुचर अकेला था। शायद आज उसे कोई शिकार नहीं मिला था। लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान बाथरूम से निकलकर डिब्बे में आ जाता है। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है और तभी अचानक से पीछे से उसके सर पर हथौड़े का एक जोरदार वार पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बुचर का हमला बहुत ही तेज था, लेकिन इससे पहले कि वो उस पैसेंजर को पूरी तरह मार डालता, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो नौजवान जेब से चाकू निकालता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अब उल्टा उस बुचर की जान पर बनाई थी। तभी अचानक एक गोली चलती है और वो गोली सीधा उस पैसेंजर के सिर पर लगी। वो लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं था, उसी ट्रेन का ड्राइवर था। ड्राइवर बुचर से कहता है, महागनी, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। ये सुनते ही साफ हो जाता है कि उस खूंखार कातिल का असली नाम महागनी है। पहले पुलिस फिर ट्रेन का ड्राइवर, दोनों उसको जानते थे। यानी ये कोई आम इंसान नहीं था। उसकी असलियत काफी गहरी और रहस्यमय थी। कुछ देर बाद महागनी अपने होटल के कमरे में लौटता है। वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलता है और उसके सीने पर ढेर सारी अजीब तरह की गांठें उभरी हुई दिखती हैं। वो शीशे के सामने खड़ा होता है और ब्लेड से एक एक करके उन गांठों को काटने लगता है। फिर वो उन कटे हुए हिस्सों को एक शीशे में भरे किसी सॉल्यूशन में डाल देता है और उसे मिरर के पीछे रखी एक अलमारी में रख देता है, जहाँ पहले से ही कई ऐसी शीशियां रखी हुई थी। उधर लियोन अपनी फोटो लैब में बैठा होता है। सामने दीवार पर महागनी की खिंची तस्वीरें टंगी होती है। वो खुद से सोचता है कि ये महागनी आखिर है कौन। उसे अब तक ही तो साफ हो चुका था कि गायब हुई मॉडल एरिका के केस में इस आदमी का हाथ जरूर है। ये सब जानने के बाद माया ने लियोन को समझाने की कोशिश की। वो कहती है कि शहर में रोज कई लोग गायब होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। माया चाहती थी कि लियोन इन फालतू के झमेलों में ना पड़े और अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन लियोन का दिमाग अब पूरी तरह महागनी में उलझ चुका था। वो चाहकर भी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे उसने इंटरनेट पर ट्रेन में हुई हत्याओं और किसी बुचर के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की, उसे एक 100 साल पुराना अखबार मिला। उस पुराने पेपर में छपी खबर से पता चला कि ठीक 100 साल पहले भी ठीक इसी तरह की हत्याएं ट्रेनों में हो रही थी। तब भी एक मीट फैक्ट्री में काम करने वाले बुचर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उसको छोड़ दिया गया। जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो ये कि 100 साल पहले जो बुचर पकड़ा गया था वो भी उसी मीट फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पर आज महागनी काम करता है। लियोन को शक होने लगा था कि ये फैक्ट्री ही कहीं न कहीं इन हत्याओं से जुड़ी हुई है। अगली सुबह लियोन उस मीट फैक्ट्री की जांच करने पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसने फैक्ट्री वर्कर्स वाली ड्रेस पहन ली ताकि कोई उसको पहचान ना सके। इसके बाद वो चुपचाप फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें खींचने लगा। वहाँ महागनी और बाकी वर्कर्स मीट काटने, लाने और ले जाने के काम में लगे हुए। तभी अचानक से महागनी की नजर लियोन पर पड़ जाती है। वो हाथ में चाकू लिए लियोन की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन लियोन तुरंत भागकर खुद को बचा लेता है और फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। वो वहीं से गुजर रहे एक ट्रक से लटक जाता है, उस फैक्ट्री से दूर निकल जाता है। पूरा दिन लियोन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ट्रेन से लगातार गायब होते लोग। वो अपने कमरे में बैठा चारों तरफ उन लापता लोगों की न्यूज क्लिपिंग लगाकर उनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसको पूरा यकीन हो चला था कि मीट फैक्ट्री में कुछ बड़ा और गलत हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये फैक्ट्री शायद कैनिबल्स यानी इंसानी मांस खाने वाले लोगों की है। लियोन ने अंदाजा लगाया कि शायद महागनी ट्रेन में लोगों को मारता होगा और फिर उनकी लाश मीट फैक्ट्री तक पहुंचाती हो, जहां उन्हें टुकड़ों में काटकर कैनिबल्स को बेचा जाता होगा। शायद इसी वजह से पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसी बीच माया ने जब देखा कि लियोन बहुत परेशान रहने लगा है तो वो भी उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। फिर उसी रात लियोन डिनर के लिए माया के रेस्टोरेंट पहुंचता है। वो भी बैठा ही था
कि सामने लगे शीशे में उसको एक परछाई दिखती है। वो रिफ्लेक्शन किसी और का नहीं बल्कि महागनी का था, जो चुपचाप रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर लियोन को घूरे जा रहा था। जैसे लियोन की आंखें महागनी की आंखों से टकराती है, एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, लेकिन फिर महागनी मुड़ता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद लियोन की दिलचस्पी एक बार फिर से बढ़ जाती है। उसको लगने लगता है कि महागनी कुछ न कुछ जरूर जानता है और अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। महागनी सीधा स्टेशन पहुंचता है और मिडनाइट ट्रेन में चढ़ जाता है। रात के करीब 2:06 हो रहे थे। लियोन ने भी कैमरा उठाया और चुपचाप उसी ट्रेन में चढ़ गया। वो दरवाजे के पास छिपकर बैठ गया और विंडो से महागनी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपना ट्रैक बदला और जैसे टनल का रास्ता बदला, महागनी उठ खड़ा हुआ। उसने अपना बैग उठाया और उसके अंदर से वही भारी हथौड़ा निकाल लिया। इसके बाद उसने बोगी में मौजूद पैसेंजर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। लियोन ये सब देखकर कांप उठा। महागनी ने न सिर्फ उन्हें बेरहमी से मारा बल्कि बाद में उनके शरीर से सारे कपड़े, नाखून और दांत तक निकाल दिए। फिर उसने उनकी लाशों को लोहे के हुक्स पर टांग दिया, जैसे किसी कसाई की दुकान में बकरों को लटकाया जाता है। उसी वक्त महागनी ने एक नजर लियोन की तरफ डाली और हल्का सा मुस्कुराया। उसे अब यकीन हो गया था कि लियोन वहां पर छिपा हुआ है। लियोन ने मौका देखकर वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन महागनी ने उसको पकड़ लिया और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ वक्त बाद जब लियोन को होश आया तो उसने खुद को ट्रेन की एक बोगी में उल्टा लटका हुआ पाया, वो भी बिना कपड़ों के। ट्रेन एक सुनसान टनल में खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी ओर महागनी चुपचाप खड़ा होकर लियोन को घूर रहा था। अब लियोन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक ट्रेन के बाहर से अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी और कुछ डरावने प्राणी बोगी के अंदर दाखिल हो गए। ये प्राणी दिखने में काफी अलग थे। चाल ढाल थोड़ी इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी चमड़ी मोटी और गहरे काले रंग की थी, जो किसी जानवर जैसी लग रही थी। उनके नाखून लंबे और नुकीले थे। उन्होंने आते ही लियोन पर हमला कर दिया और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी चमड़ी को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। लियोन दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। उसकी चीख एकदम से थम गई। कुछ वक्त बाद लियोन की आंख खुली। वो बेहोशी से धीरे धीरे होश में आया। उसे हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन वो जिंदा था। उसने देखा कि वो एक सुनसान स्टेशन पर पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेशन सालों से बंद पड़ा हो। लियोन जब वहां से बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है। वो सीधा उसी मीट फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुका था जहां पर महागनी काम करता था। अब उसको समझ में आ गया था कि ये मीट फैक्ट्री उसी पुराने बंद पड़े स्टेशन के ऊपर बनी हुई है। वहां से निकलकर लियोन जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। घर पर माया उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। वो बार बार पूछती रही कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लियोन कुछ बोले बिना सीधे बाथरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। माया बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंदर लियोन शीशे के सामने खड़ा हुआ अपनी शर्ट उतारता। उसके सीने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन में उन रहस्यमय प्राणियों ने उसकी चमड़ी पर किसी तरह का चिन्ह बनाया हो। थोड़ी देर बाद लियोन बाहर आता है और माया को सब कुछ बता देता है। ट्रेन, महागनी और वो सारे अजीब प्राणी, सब कुछ। माया ने घबरा कर कहा कि वो तुरंत एम्बुलेंस बुला रही है और पहले उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। इसके बाद वो पुलिस के पास जाकर लियोन की खींची हुई तस्वीर दिखाएंगे ताकि महागनी को पकड़ा जा सके। लेकिन लियोन ने उसको बताया कि अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि महागनी ने उसका कैमरा छीन लिया है। उसने माया को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो अब इस मामले से दूर रहेगा, लेकिन माया को समझ में आ गया था कि लियोन अब किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसका बर्ताव भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो काफी अजीब सा, चुप और बदला हुआ लग रहा था। माया अब जानना चाहती थी कि आखिर लियोन ने ट्रेन में ऐसा क्या देखा था जिसने उसे इतना बदल दिया है। इसके लिए उसे महागनी का सामना करना जरूरी था। उसे लियोन के एक पुराने फोटोग्राफ से पता चल गया कि लियोन का कैमरा अभी भी उसके होटल वाले कमरे में हो सकता है। ये सोचकर माया अपने दोस्त जर्गस को साथ लेकर होटल बार्कले पहुंची। जैसे ही महागनी अपने कमरे से बाहर निकला, माया और जर्गस उसके कमरे में चुपचाप घुस गए। कमरे में माया को एक दराज में मांस काटने के कई औजार मिले, जिनका इस्तेमाल कसाई करते हैं। दूसरी ओर जर्गस भी कमरे में तसल्ली से तलाश करने लगा, लेकिन तभी महागनी को यह आभास हो गया कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। वो चुपचाप वापस लौट आया। उधर जर्गस को अलमारी में लियोन का कैमरा मिल गया। उसको देखकर वो खुश हो गया और तुरंत उसको अपने गले में लटका लिया, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि मौत तो ठीक उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही जर्गस पीछे मुड़ा, बेरहम महागनी ने बिना वक्त गवाए अपना भारी हथौड़ा उसके सर पर दे मारा। जर्गस वहीं पर ढेर हो गया। उधर माया अब भी हॉल की तलाशी ले रही थी। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है। उसको लगता है कि शायद ये बैग पहले से ही वहां पर रखा गया होगा, लेकिन जब उसने बैग की तलाशी ली तो उसे उसके अंदर एक डायरी मिली।
इस डायरी में बहुत सारे पुराने कागज और नोट्स थे, जिसमें दर्ज था कि महागनी ने कब कब कौन सी ट्रेन में कितने कत्ल किए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डायरी में एक 100 साल पुराना पन्ना भी रखा हुआ था। ये देखकर माया के दिमाग में बिजली सी कौन जाती है कि क्या ये संभव है कि महागनी पिछले 100 सालों से ये सब करता आ रहा है। माया ने वो डायरी और सारे कागज अपने पास रख लिए और जरगस को आवाज देती हुई अंदर के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे छुपी हुई एक परछाई पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद जरगस ही होगा, लेकिन जब उसने दोबारा आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं मिला तो माया समझ गई कि वो महागनी है। अब बिना पल गवाए माया वहां से तेजी से भागी और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उसने डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बताई, महागनी की करतूतें और डायरी भी दिखाई, लेकिन डिटेक्टिव ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा माया को ही घेरते हुए कहा कि महागनी ने खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी डायरी चोरी हो गई है। डिटेक्टिव ने माया की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और जब माया ने बताया कि डायरी दरअसल जरगस के पास है और अगर वो जर को ढूंढेंगे तो डायरी भी मिल जाएगी, तब भी डिटेक्टिव ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा माया को डराने लगी कि अगर उसने महागनी पर और इल्जाम लगाए तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुनकर तो माया समझ गई कि डिटेक्टिव भी महागनी के साथ मिली हुई है। उधर लियोन एक आर्ट गैलरी में गया था, जहाँ पर उसकी खींची हुई कुछ फोटोज की प्रदर्शनी लगी हुई थी। वहीं उसकी एक फोटो पर सबकी नजरें ठहर गई। एक ऐसी तस्वीर जिसमें महागनी का चेहरा और उसकी आंखों में छुपी सच्चाई साफ झलक रही थी, मानो वो तस्वीर सब कुछ बोल रही हो। दूसरी ओर महागनी बुचर्स के औजार लेकर सीधा मीट फैक्ट्री के नीचे वाले बंद पड़े स्टेशन पर पहुंच जाता है और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगता है। इधर माया अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां से वो गन लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसने लियोन के फोन पर एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा है, जिसमें बताया कि जरगस अब महागनी के कब्जे में है और डिटेक्टिव भी उसी के साथ मिली हुई है। माया ने कहा कि वो अब जरगस को बचाने जा रही है। तभी अचानक डिटेक्टिव वहां पर आ जाती है और अब माया का शक यकीन में बदल चुका था कि डिटेक्टिव भी महागनी के साथ खेल रही है। डिटेक्टिव ने माया को घूरते हुए पूछा कि जरगस कहाँ पर है। फिर उसने खुद ही बताया कि जरगस एक ट्रेन में है जो रात के ठीक 2 बजे 14th स्ट्रीट स्टेशन से रवाना होगी। ये सुनते ही माया स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ट्रेन आई वो उसमें सवार हो गई। ट्रेन तेज रफ्तार से टनल में दौड़ने लगी और माया एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाती रही। उधर लियोन अगले स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वही ट्रेन तेजी से उस स्टेशन से गुजरी। उसकी नजर खिड़की से अंदर गई तो उसने देखा कि माया ट्रेन में मौजूद थी। उसको देखकर लियोन घबरा गया और भागते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। फिर भी लियोन ने हिम्मत नहीं हारी। जान जोखिम में डालते हुए वो ट्रेन के पीछे लगे हुक को पकड़कर किसी तरह उस पर लटक गया और फिर ट्रेन के अंदर चढ़ने में कामयाब हो गया। उधर माया एक ऐसी बोगी में पहुंच गई जहां दीवारों से इंसानी लाशें उल्टी लटकी हुई थी। उन्हीं लाशों के बीच में जरगस भी उल्टा लटका हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी मगर हालत बेहद खराब थी। महागनी ने उसे जैसे किसी जानवर की तरह हुक से टांग रखा हो। माया उसको देखकर रोने लगती है। उस वक्त महागनी दूसरी बोगी में किसी और औरत की लाश को लटकाने की तैयारी कर रहा था। माया ने तुरंत जरगस को हुक से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जरगस दर्द में चीख पड़ा। उसकी चीख महागनी की कानों तक पहुंच गई और वो तुरंत उसी बोगी में आ धमका। उसे सामने देखकर माया बुरी तरह घबरा गई। उसने कांपते हाथों से महागनी पर गोली चलाई, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगा। ये देखकर माया भागने लगी, पर तभी महागनी ने अपना भारी हथौड़ा फेंका जो सीधा उसके पैर पर लगा। माया जमीन पर गिर गई और अब लगने लगा था कि उसका बचना नामुमकिन है। महागनी आगे बढ़ ही रहा था कि ठीक उसी वक्त लियोन वहां पर पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक चाकू था और महागनी के पास वही पुराना हथौड़ा। अब दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। महागनी ने लियोन के हाथ से चाकू छीन लिया और उस पर वार कर दिया, लेकिन लियोन झुक गया। चाकू सीधा पीछे खड़े जरगस के पेट में घुस गया। इस वजह से उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब लियोन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरी ताकत से महागनी पर वार किया और उसे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। ट्रेन में एक पल में सब कुछ शांत हो गया। लियोन और माया एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। उसके साथ ही ट्रेन की सारी लाइटें भी बंद हो गई। इसी बीच ट्रेन का ड्राइवर उस बोगी में आया और धीरे से बोला, कृपया मीट से दूर हो जाइए। इतना कहकर वो अंदर चला गया। माया और लियोन अभी समझ रहे थे कि आखिर मामला क्या है। तभी बाहर से फिर से वही डरावने काले प्राणी बोगी के अंदर घुस आए और इस बार वो सीधा उन लाशों पर टूट पड़े जैसे कोई जानवर मांस पर झपट पड़ता हो। अब जैसे लियोन ने उन डरावने प्राणियों को देखा, वो तुरंत माया को लेकर ट्रेन से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उन्हें समझ आ गया कि वो एक पुराने बंद हो चुके सबवे स्टेशन पर आ पहुंचे हैं। चारों ओर इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे, मानो वो किसी नरक जैसी जगह में आ गए हों। वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी महागनी वहां पर आ धमकता है।
उन दोनों को यकीन नहीं होता कि जो आदमी चलती ट्रेन से गिर गया था वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह लियोन पर टूट पड़ता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते लियोन की नजर उस निशान पर पड़ती है जो उसके सीने पर बना था, वो निशान जो उन रहस्यमय प्राणी ने बनाया था। महागनी अब लियोन पर बुरी तरह हावी हो गया था और जैसे ही वो लियोन को चाकू से मारने वाला होता है, लियोन पास में पड़ी एक हड्डी को उठाता है और उसकी गर्दन में घुसा देता है। महागनी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब उसमें बस कुछ ही सांसें बची थी, लेकिन मरने से पहले वो मुस्कुराता है और बोलता है, इसे स्वीकार करो, अब ये तुम्हारा है। इतना कहते ही लियोन उसके ऊपर एक जोरदार वार करता है और उसको मार देता है। लियोन अभी इस सबसे उभर भी नहीं पाया था कि अचानक से ट्रेन का ड्राइवर वहां पर आ पहुंचता है, लेकिन वो कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। उसमें भी वैसी ही ताकत थी जैसी महागनी के अंदर थी। वो लियोन से बोलता है, महागनी अब कमजोर हो गया था, उसे जाना ही था और अब तुम्हारी बारी है। लियोन ने जैसे उस पर हमला करने की कोशिश की, ड्राइवर ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लिया। फिर उसने एक ही झटके में लियोन की जीभ उखाड़ दी। लियोन दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन ड्राइवर ने उसको दूर फेंक दिया और उसकी जीभ को बड़े चाव से खाने लगा। वो ट्रेन ड्राइवर भी एक नरभक्षी था। इतने में लियोन ने देखा कि उसने माया को बेहोश करके लाशों के ढेर में लिटा दिया है। फिर वो ड्राइवर लियोन से बोला, जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी तब से ये प्राणी इस धरती पर थे। हम इन्हें पालते हैं ताकि ये भूखे ना रहें। अगर ये भूखे रह गए तो सब तबाह हो जाएगा। ड्राइवर की बातों से साफ था कि ये सब एक रहस्यमय ताकतवर सोसाइटी का हिस्सा है जो इन सभी नरभक्षियों को पालते हैं। और इसी सोसाइटी में पुलिस डिटेक्टिव हेडली और उसके जैसे बड़े लोग भी शामिल थे जो इन हत्याओं की सच्चाई को छुपा देते थे। शायद ये प्राणी खुद ही चुनते थे कि कौन इंसान उनको खाना देगा और उन्हें एक खास निशान देकर वो उसको लंबी उम्र देते थे। इतना कहने के बाद ट्रेन ड्राइवर माया के पास जाता है और बेरहमी से चाकू से उसका सीना चीरकर उसका दिल निकाल लेता है जो अभी भी धड़क रहा था। लियोन बस चीखता चिल्लाता रह जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो ड्राइवर दिल लियोन के सामने रखकर कहता है, अब उठो और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। लियोन गहरे सदमे में था। वो कुछ नहीं बोलता है, बस उस धड़कते दिल को घूरता रहता है। और अगली रात एक नया बुचर पूरी तरह तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। बाहर डिटेक्टिव हेडली उसका इंतजार कर रही होती है। महागनी की जगह लेने वाला नया बुचर लियोन होता है। फिर लियोन अपना बैग उठाता है और ठीक रात 2 बजे आने वाली मिडनाइट ट्रेन में सवार हो जाता है। वो उस बोगी में पहुंचता है जहां 3 यात्री बैठे हुए थे। उन्हीं में एक पैसेंजर वो भी था जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी ये वही घटना थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जहां उस पैसेंजर ने पहली बार ट्रेन में खून खराबा होते देखा था। और ट्रेन में कत्ल करने वाला वो रहस्यमय इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद लियोन ही था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।